गुड इवनिंग। आप सब लोग का एक नए पार्ट में स्वागत है और ये चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी का मल्हार बुक का फर्स्ट चैप्टर है। अब तक हमने फर्स्ट टू 6 क्लास एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली हिंदी में। चलिए आइए पढ़ते हैं। माँ कहे एक कहानी। ओके, अब एक बालक है, वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि कहानी कहो। ओके, आइए पढ़ते हैं। ये एक कविता है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। अब बालक कह रहे हैं अपनी माँ से कि एक कहानी कहो, एक कहानी सुनाओ। अब माँ कह रही क्या तुमने मुझको नानी समझ लिया है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कहे लेटी ही लेटी। अब माँ कहे, अब फिर बालक कह रहे हैं माँ लेटे लेटे ही कहानी कह दो और आप मेरी नानी की बेटी हो। ओके, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। अब वो बता रहे हैं कहानी में बताओ कौन राजा था या रानी थी, कोई राजा रानी की कहानी सुनाओ मेरे को। थे तेरे, वो कह रहे हैं मेरे प्यारे हठी बालक तुम बहुत जिद्दी हो। तो अब सुनो। उपवन मतलब बगीचे में, सवेरे मतलब सुबह सुबह, तात भ्रमण करते थे तेरे, मतलब तात मतलब पिताजी, भ्रमण मतलब घूमना या सैर करना करते थे। ठीक है, सवेरे सवेरे उपवन में बगीचे में आपके पिताजी घूमते थे। ओके, ये कहानी की शुरुआत है। जहाँ सुरभि मनमानी मतलब वहाँ सुंदर हवा चलती थी। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुबह सुबह सुंदर सुंदर हवा चलती थी। माँ कहे यही कहानी। हाँ, अब बालक कह रहे हाँ हाँ माँ यही कहानी कह दो। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण मतलब अलग अलग रंगों के, वर्ण का मतलब होता है रंग। अलग अलग रंगों के फूल खिले थे। झलमल झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, और उनमें ओस की जो बूंदें थी वो ऐसे हिम बिंदु की तरह पानी की ओस की बूंदें चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे। हल्के फुल्की हवा, जब झोंके हवा आ रही थी, झोंके आ रहे थे हवा के, तो वो ऐसे हिल डुल रहे थे। ठीक है, लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। वो कह रहे हैं पानी भी लहराता था उनमें। तो बालक कह रहे हैं हाँ हाँ यही कहानी कह दीजिए। गाते थे खग कल कल स्वर में। अब गाते थे खग मतलब पक्षी, खग का मतलब है पक्षी, कल कल स्वर में मतलब सुंदर सुंदर आवाज में गाते हैं। सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक, सहसा मतलब अचानक से, एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर खरशर से, और तीर से क्षति होकर, तीर से बिद कर तीर खा गया। सहसा एक, अब एक हंस ऊपर से तीर खा के गिर गया। सहसा मतलब अचानक से। ओके, हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। वो कह रहे हैं अरे कितनी बड़ी हानि होगी, कितनी बड़ी हानि होगी, कितनी करुणा भरी ये कहानी, कितनी दया वाली ये कहानी है कि एक हंस घायल होके गिर गया जमीन पर। चौंक उन्होंने उसे उठाया, मतलब आपके पिताजी ने उन्हें चौंक कर उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, और उसने तुरंत एक नया जन्म सा पाया। किसने? हंस ने, जो घायल तीर से हुआ था। इतने में आंखें टक आया, इतने में जिसने उसको तीर मारा था वो आंखें टक मतलब शिकारी आया। लक्ष्य सिद्धि की मानी, और उन्होंने माना कि मैंने लक्ष्य लगाया था, ऐसा बोला हंस भी। लक्ष्य सिद्धि की मानी कोमल कठिन कहानी। अब बताइए, उन्होंने कहा कि इसको मैंने लक्ष्य करा था, मैंने भेदा था इस हंस को। वो ऐसा कह रहे हैं अभी उनसे। मांगा उसने आहत पक्षी, उन्होंने कहा लाइए ये घायल पक्षी मेरे को दीजिए जिन्होंने उनको तीर मारा था। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे जो पिताजी थे वो तो उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी, जो जिन्होंने खग को मारा था, पक्षी, खग मतलब पक्षी को मारा था, हट करने की ठानी, एकदम जिद करने लगे। वो हट करने की ठानी, एकदम जिद करने लगे। अब बढ़ चली कहानी, और यहाँ पर झगड़ा और ज़्यादा बढ़ता चले गया, बात और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपके पिताजी पक्षी को देना नहीं चाहते थे, जिस पक्षी को ऊपर से उन्होंने गिरते हुए पाया घायल अवस्था में। और जो आखेटक थे, जो शिकारी थे, वो पक्षी को लेना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा कह रहे थे कि मैंने निशाना लगाया है। हुआ विवाद सहृदय निर्दय में। वो कह रहे एक अच्छे करुणा भरे हृदय में और एक निर्दयी हृदय में विवाद होने लगा। उभय आग्रही थे स्व-विषय में, सब दोनों पक्ष अपने अपने उस पर अड़े थे, अपने अपने मत पर अड़े हुए थे। गई बात तब
न्यायालय में। अब उसके बाद उन्होंने कहा चलिए अब इसका न्याय हम लोग नहीं कर सकते हैं आपसी झगड़े में, अब न्यायालय में ही इसका रिजल्ट निकलेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आइए। सुन सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी। वो कह रहे हैं सब लोगों को आश्चर्य हो गया, सब लोगों को कहानी पता चल गई। क्या कहानी? कि पक्षी को किसी ने मारा, निशाना लगाया और आपके पिताजी ने उनको बचाया। अब आपके पिताजी भी वो आंखें तक को पक्षी नहीं दे रहे और आंखें तक मांग रहा है जबकि। ठीक है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? अब वो कह रहे हैं अपने बेटे से, उनके बेटे का नाम राहुल है, तू निर्णय कर इसका, कौन होगा, मतलब किसके पक्ष में तुम निर्णय करोगे, बचाने वाले के या मारने वाले के में? कह दे निर्भय जय हो जिसका, और निडर होके, बिल्कुल निर्भय होके, बिना डरे कह दो जिसका भी है। सुन लूँ तेरी बानी। वो कह रहे मैं तेरी बानी भी सुन लूँ, तेरी वचन भी सुन लूँ, तेरी बात भी सुन लूँ। माँ मेरी क्या बानी? वो बच्चा कह रहा है माँ मैं क्या कहूँ, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे उबारे। कोई अगर निरपराध को मारे तो कोई निरपराध को मारे तो कोई और उसे अगर उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, क्यों? रक्षक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रक्षक ज़्यादा महत्व रखता है ना कि भक्षक मारने वाला। न्याय दया का दानी, और जो न्याय है वो तो दया का दानी है। दया ही सबसे बड़ा क्या है? न्याय है। सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। वो कह रहे दया ही सबसे बड़ा क्या है? न्याय है, मतलब बचाने वाला ज़्यादा बलवान है, बचाने वाले का पक्ष ज़्यादा मजबूत है। और मैथिली शरण गुप्त ने ये कहानी लिखी है। ये कहानी वही है सिद्धार्थ और उनके भाई वाली, देवदत्त वाली हैं। जो सिद्धार्थ के बेटे थे उनका नाम था राहुल, तो उनकी माँ ये कहानी सुना रही हैं। यशोधरा उनकी माता का नाम है। ओके, तो मैथिली शरण गुप्त ने ये कहानी लिखी हुई है। अब मैथिली शरण गुप्त क्या थे? हिंदी साहित्य के एक बहुत अद्वितीय साहित्यकार हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आइए, कवि का परिचय दिया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा पर इन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा है। यहाँ माँ यशोधरा अपने बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लग गए थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में उनकी ख्याति सर्वविदित है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा इनकी काव्य कृतियाँ हैं। तो ये है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1986 में और इनका देहांत हो गया 1964 में। और निसंदेह 1964 में इनका देहांत रहा। तो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो हिंदी साहित्य के और कवियों की तरह इन्होंने भी अपनी आज़ादी में अपनी लेखनी से निसंदेह एक बहुमूल्य योगदान दिया। ऐसी कहानियाँ लिखी, ऐसे लेख लिखे, ऐसी कविताएं लिखी जिससे भारतवासी प्रेरित होकर देश को आज़ाद कराने की ओर अग्रसर हो गए। ठीक है, तो हर कोई अपने अपने फील्ड में, आज़ादी में हर किसी ने अपना अपना रोल निभाया है और निसंदेह साहित्यकारों ने भी अपना अपना रोल निभाया ही है इसमें। ओके, तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। आगे का हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।